आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट में हुए हादसे के मुख्य आरोपी अजय त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे के बाद से ही अजय त्यागी फरार था। पुलिस ने 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ठेकेदार अजय त्यागी फरार था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए गाजियाबाद के एसएसपी ने उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम रख दिया था। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। तो गिरफ्त में मौत का गुनहगार जी हां अजय त्यागी को गिरफ्तार किया गया है। शमशान घाट में हुए हादसे में ये चौथी गिरफ्तारी है और इस पर गाजियाबाद के एसएसपी ने 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था। रविवार को गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट की छत गिरी थी, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई थी। हैदराबाद से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक आदमी चौराहे पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस की पोस्ट पर चढ़कर जबरदस्त ड्रामा करता दिखा। आसपास के लोगों ने बताया कि उस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और किसी सनक में वो ट्रैफिक पुलिस की पोस्ट की छत पर चढ़ गया, जिसे जबरदस्ती नीचे उतारा गया। इस पूरी घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि वहां चढ़कर उसने खूब नाटक किया। पहले उसने अपनी शर्ट उतारकर गले में बांध ली और फिर वहां लटक रहे एक तार को फांसी का फंदा बनाने लगा। ये देखकर सड़क पर मौजूद लोग चीखने लगे। इस बीच उसकी शर्ट नीचे गिर गई और वो उसे उठाकर फिर से फंदा बनाने में जुट गया। आखिरकार उसे बचाने के लिए कुछ लोग पोस्ट पर चढ़ गए और उस आदमी ने जिस तार को मजबूती से पकड़ा था, लोगों ने उसे ही खींच दिया, जिससे वो उसी वक्त वहां पहुंची बस पर आ गिरा। इसके बाद सबने मिलकर उसे बस से नीचे उतारा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार को किसान विरोधी बताया और दावा किया कि केंद्र सरकार के हर दिए जाने वाले 6,000 रुपयों को बंगाल के किसानों तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और दावा किया कि केंद्र सरकार की तरफ से जो 6,000 रुपए बंगाल के किसानों तक दिए जाते हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कितना दुख राज्यपाल को हुआ होगा, जो खुद किसान परिवार से है, कि देश के अंदर 10 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपये मिल रहे हैं। पूरे देश में हर किसान को ये मिला है, पश्चिम बंगाल के किसान को ये नहीं मिला है। पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसान इसे वंचित है। 14,000 प्रति किसान को मिलते और प्रांत को अब तक 9,800 करोड़ मिलते। ये 9,800 करोड़ का नुकसान एक वजह से हुआ है, किसी ने दस्तखत नहीं किए कि जानकारी दे दो। वो दस्तखत न करना मतलब किसान के पेट के ऊपर, अन्नदाता के पेट के ऊपर एक बर्बरतापूर्ण लात है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक बयान जारी कर किसानों में फैलाए जा रहे भ्रम को खत्म करने की कोशिश की। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लेकर फसलों की खरीद तक हर अफवाह पर सफाई दी और अपने बयान में साफ किया कि कृषि सुधार से जुड़े कानूनों से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कोई लेना देना नहीं है। पंजाब में मोबाइल टावरों को तोड़े जाने की घटनाओं का भी रिलायंस ने जिक्र किया। कंपनी के मुताबिक निजी हितों की वजह से विरोधियों ने रिलायंस के खिलाफ जानबूझकर झूठा प्रचार किया और भ्रम की स्थिति बनाई। बीजेपी ने रिलायंस की सफाई के बाद भ्रमजाल टूटने की उम्मीद जताई। हर चीज को गलत तरीके से बताया जाता है कि ये कंपनी आएगी, ये सारा खरीद कर ले जाएगी, आपको गुलाम बना लेगी। ऐसा कहीं नहीं है। कांग्रेस ने भी रिलायंस के बयान का स्वागत किया। रिलायंस का बयान है तो हम स्वागत करते हैं कि वो कह रहे हैं कि किसानों के हक में है। रिलायंस ने अपना पक्ष रखते हुए ये भी कहा कि वो किसानों के साथ है और किसानों को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए समर्पित है। कंपनी की तरफ से सफाई आने के थोड़ी ही देर बाद ट्विटर पर इस खबर से जुड़े 3 हैशटैग ट्रेंड करने लगे। इनमें हैशटैग रिलायंस विद अन्नदाता, हैशटैग जियो विद अन्नदाता, हैशटैग रिलायंस विद फार्मर शामिल है। अपने बयान में रिलायंस ने कृषि सुधार कानूनों पर फैलाई जा रही कई अफवाहों पर सफाई दी और अपने बयान में कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, ना ही भविष्य में यह कारोबार करने का कोई इरादा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुताबिक कंपनी ने कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कभी कोई जमीन नहीं खरीदी, न ही कभी इस काम के लिए जमीन खरीदेगी। रिलायंस ने साफ कहा कि वो किसानों से सीधे अनाज भी नहीं खरीदती, बल्कि ये काम कंपनी के सप्लायर करते हैं जो सिर्फ एमएसपी पर ही खरीदारी करते हैं। और रिलायंस ने एमएसपी से कम दाम पर फसल खरीदने के लिए कभी भी कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया।
पंजाब में टावरों में हुई तोड़फोड़ की घटना पर भी रिलायंस ने सफाई दी और यह कहा कि वो किसानों के साथ है लेकिन हुड़दंग करने वालों के खिलाफ। यूपी के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज यूपी के सभी 75 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। हर जिले से 6 जगह चुने गए हैं, जिनमें 3 शहरी और 3 ग्रामीण इलाकों में है। इन टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीन लगवाने वाला स्टाफ और वैक्सीन लगवाने वाले हेल्थ वर्कर्स दोनों मौजूद रहेंगे। वहीं वैक्सीनेशन के ड्राई रन से पहले सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। लोग 75 जनपदों में 6 जगह पर अर्बन और ग्रामीण को मिला के हम लोग ड्राई रन पुनः करने जा रहे हैं, क्योंकि एक जगह करने से हमको पूरी जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए जितना प्रशिक्षण हमने 15-20 दिन से हम करा रहे हैं, उसका सही अंदाज़ा तब लगेगा जब पूरे प्रदेश में जिला अस्पतालों पर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर और जहाँ जहाँ ये तय किया गया वहाँ इनको करना है। तब वो ड्राई रन में जो कमियाँ होंगी या जो प्रशिक्षण में इन लोग ने नहीं समझाएगा उसको हम देखेंगे। सारा विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य, अन्य सारे ICDS, सारे विभाग को आज बुला के ट्रेनिंग और ट्रेनर्स कराया जा रहा है कि भविष्य में जब हम लोग वैक्सीन के लिए प्लान करेंगे तो उसके लिए हर विभाग ट्रेन हो जाए। तो ड्राई रन होगा, इसमें क्या किया जाएगा कि क्या क्या गतिविधियां ड्यूरिंग वैक्सीनेशन होगी, ये प्रैक्टिकल करके देखा जाए। वैक्सीन नहीं लगेगी। अफ्रीकी महाद्वीप से भागकर यूरोप जा रहे 265 शरणार्थियों को भूमध्य सागर में डूबने से बचा लिया गया। बेहतर जिंदगी की उम्मीद में ये लोग अपना देश छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन खटारा नावों में सफर उनको बदतर जिंदगी जीने के लिए भी जिंदा नहीं छोड़ता। क्योंकि सामने आई तस्वीरों में समंदर की हल्की फुल्की लहरों पर भी शरणार्थियों से भरी एक नाव ऐसे हिचकोले खाती नजर आई जिसे देखकर ऐसा लगा कि वो अब पलटी कि तब पलटी। छोटी सी नाव पर लोग ऐसे ठुसे हुए दिखे जैसे किसी दड़बे में मुर्गियों का झुंड हो। बड़ों के साथ दुधमुहे बच्चे भी नावों में सवार थे। लोगों को जिंदगी और मौत के बीच झूलता देख समंदर में फंसे शरणार्थियों को बचाने वाले स्पेन के एक NGO का जहाज पानी में उतरा। घंटों के अभियान के बाद रिफ्यूजियों को बचा लिया गया। अपने देश में गरीबी, भुखमरी और अत्याचार से तंग आकर अफ्रीकी महाद्वीप से लोग अपना घर बार छोड़कर यूरोप का रुख कर रहे हैं। इसके लिए वो तस्करों का सहारा लेते हैं जो उन्हें मंजिल तक पहुंचाने का भरोसा देकर खटारा नावों में भर देते हैं। लेकिन कई बार नाव की सवारी ही लोगों का काल साबित होती है। अपनी जान हथेली पर रखकर वो जैसे तैसे समंदर पार कर भी लें तो भी उनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है, क्योंकि यूरोप के देश भी उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। मुंबई में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। मुंबई की मलाड में एक लड़के ने एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद भी गोली मारकर जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक घटना की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन वहां पहुंचे मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख ने बताया कि ये मामला प्रेम संबंधों का हो सकता है। असलम शेख के मुताबिक लड़की की सगाई हो गई थी और इसी वजह से लड़के ने लड़की को गोली मार दी होगी। पुलिस दोनों की पहचान करने का दावा कर रही है और आगे की जांच जारी है। प्राइमा फेसी ये दिखता है कि ये लव अफेयर हो सकता है, क्योंकि लड़की का कुछ दिन पहले ही एंगेजमेंट हुआ है और लड़की को गोली मारी पहले उसने, और उसके बाद में उसने खुद को भी गोली मार के ली है, और दोनों की उम्र जो है वो 24-25 साल के अंदर ही है। लड़की और लड़के की दोनों की मौत हुई है अपरेंटली। तो जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हमारा भी चालू है, उससे ऐसा लग रहा है कि जो लड़का है वो लड़के ने पहले उसको मारा है और बाद में खुद ने उसको खुदकुशी की है। इस समय मुंबई पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। मुंबई पुलिस के लोग इस समय पंचनामा कर रहे हैं और जो भी फॉरेंसिक की टीम है वो इस समय सैंपल इकट्ठा करने में लगी हुई है। मुंबई पुलिस शुरुआती जांच में मुंबई पुलिस की ये जानकारी आई है कि ये मामला एक लव अफेयर का है। लड़की की मंगनी हो चुकी थी, जिसके हताश के चलते लड़के ने पहले लड़की की हत्या की और फिर खुद सुसाइड कर लिया है। फिलहाल मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस समय इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच टकराव उस वक्त और बढ़ गया जब बीजेपी के नेताओं पर जूते फेंके गए। कोलकाता में बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन के लिए एक लंबा रोड शो निकाला और रोड शो एक ऐसे मोड़ से गुजरा जहां बड़ी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता पहले से मौजूद दिखे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को उकसाने के लिए न केवल ममता बनर्जी के नारे लगाए गए, बल्कि ममता बनर्जी की तस्वीर वाला एक बड़ा सा बोर्ड लहराने लगा। अचानक टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार के गीत तेज आवाज में बजाने शुरू कर दिए।
जैसे ही बीजेपी के बड़े नेताओं वाली एक खुली गाड़ी टीएमसी कार्यकर्ताओं के सामने पहुंची, कुछ लोग हाथों में जूते लहराने लगे। बीजेपी का दावा है कि बीजेपी नेताओं की तरफ कुछ जूते फेंके भी गए जो उन्हें लगे नहीं। गाड़ी पर कैलाश विजयवर्गीय और शोभन चटर्जी मौजूद थे। इसके बाद गाड़ी पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने अपनी शील्ड आगे कर दी और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ने लगी। अच्छी बात यह रही कि भारी तनाव के बावजूद हिंसा नहीं भड़की, लेकिन बीजेपी ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। किसी भी तरह हिंसा अगर होती है तो हम तो यहाँ बता ही रहे हैं कि यहाँ हिंसा का कल्चर और ये कल्चर टीएमसी चलाती आ रही है। इस लंबे रोड शो को कोलकाता पुलिस ने अंतिम वक्त तक इजाजत नहीं दी थी और बाद में जब इजाजत दी गई तो शर्तों के साथ शर्त रखी गई कि सीमित संख्या में गाड़ियों के अलावा बाकी सभी लोग पैदल मार्च करेंगे। ये मुश्किलें बताती हैं कि हम लोग बंगाल में नहीं हैं, बांग्लादेश में हैं, पाकिस्तान में हैं और या कोई बहुत ऐसा इस्लामिक कंट्री में है जहाँ पर जय श्री राम गाली लगता हो। तनाव और टकराव की आशंका के कारण पूरे रोड शो में पुलिस की भारी तैनाती रही, लेकिन पैदल चल रहे कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। बीजेपी ने ये रोड शो मध्य कोलकाता के सबसे व्यस्त इलाकों से निकाला। कोरोना वैक्सीन बना रही भारत बायोटेक कंपनी के सीएमडी डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने अपनी वैक्सीन के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों को बिल्कुल बेबुनियाद बताया और उसके कोरोना से लड़ने में कारगर होने का दावा किया। In India, we do all systematically in a 200% transparent, 200% honest clinical trial, and we get a bashing from everybody. We have done a wrong, please point out. But why is it you don't question the UK trial? Nobody want to read that because Indian scientists are easy. अमेरिका के मिशिगन से दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां एक विमान हादसे का शिकार हो गया जिसमें पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई। क्रैश होने के बाद वो एक मकान के ऊपर जा गिरा, जिससे मकान के एक हिस्से को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। उसके सामने की एक दीवार के तो चिथड़े उड़ गए। मकान के दरवाजों और खिड़कियों पर लगी लकड़ियों से भी धुआं उठता दिखा। पास में ही विमान का मलबा भी बिखरा नजर आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले और उस पूरी सड़क को बंद कर दिया। हालांकि इस हादसे में मकान में मौजूद लोग बाल बाल बच गए और उन्हें कोई खरोंच तक नहीं है। राजस्थान में नए कोरोना स्ट्रेन के 3 मरीज मिले हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक ही परिवार के 3 सदस्य कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए हैं। ब्रिटेन से लौटे पति पत्नी और उनका 5 साल का बच्चा कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित पाया गया है। छत्तीसगढ़ की बालोद में धमतरी से राजनांदगांव जा रही तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 19 लोग घायल हो गए। राजस्थान की गहलोत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की इनाम की राशि 4 गुना तक बढ़ाने का ऐलान किया है। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान में हुए हादसे के मुख्य आरोपी अजय त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया। गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी अजय त्यागी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने निजी वजहों से पार्टी नेतृत्व से उन्हें बिहार प्रभारी पद से मुक्त करने और कोई हल्की जिम्मेदारी देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि ब्रिटेन से मुंबई लौटे 8 लोग कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए हैं। इटली के बेलूना प्रांत में लगातार हो रही बर्फबारी और तेज हवाओं ने वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मौसम के बिगड़े मिजाज की वजह से कई परिवारों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से वहां के हालात काफी बिगड़ गए। मकानों की छतों के ऊपर बर्फ की मोटी परत बिछ गई, पेड़ पौधे भी बर्फ से लद गए, सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर बर्फ ने कब्जा जमा लिया। वहां दूर दूर तक फैली सफेदी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। वहां की सड़कें बर्फ में गुम हो गई, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए। रास्तों पर जमी बर्फ को हटाने के काम में फायर ब्रिगेड की तरफ से खुदाई करने वाली मशीनों को लगाया गया। इसके अलावा इस काम में कई खास मशीनें भी लगाई गई, जो रास्तों से बर्फ को काटकर बाहर फेंकती दिखी। मौसम के इस बिगड़े मिजाज से लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से वहां का तापमान काफी नीचे लुढ़क गया। ठंड तो बढ़ी ही, साथ ही वहां के लोगों के सामने खाने पीने की समस्या भी खड़ी हो गई। देश में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए भी सरकार ने रणनीति तैयार कर ली है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि केंद्र ने राज्यों के साथ मिलकर करीब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स का डेटाबेस तैयार किया है, ताकि डेटाबेस रहने से टीका लगाने में कोई दिक्कत न पेश आए और पहले चरण में पुलिस, होमगार्ड और सफाई कर्मियों को आसानी से टीका लग सके। साथ ही केंद्र ने टीके की कालाबाजारी रोकने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुछ निर्देश भी दिए हैं, जिनके मुताबिक वैक्सीन सेंटर में कितनी वैक्सीन रखी जानी है, इसका प्लान पहले से स्थानीय प्रशासन को तैयार करना होगा। हालांकि हालात को देखते हुए इनमें जरूरी बदलाव भी किए जाएंगे।
राजस्थान के सीकर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें यात्रियों से भरी एक बस और कार की आमने सामने की टक्कर हो गई। यह हादसा तब हुआ जब कार ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी, तभी वो सामने से आ रही बस से टकरा गई। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि हादसे के बाद दोनों गाड़ियों का संतुलन बिगड़ गया। बस बेकाबू होकर सड़क पर खड़ी दूसरी गाड़ियों से भिड़ गई, जबकि कार के परखच्चे उड़ गए। खबर है कि इस हादसे में कुछ लोग घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जंग के गहराते बादलों के बीच ईरान की बढ़ती परमाणु ताकत ने अमेरिका के होश उड़ा दिए। ईरान परमाणु बम बनाने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिस पर परमाणु मामलों पर नजर रखने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी अपनी मोहर लगा दी, जिसने अमेरिका की भी टेंशन बढ़ा दी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जमीन के अंदर बने अपने परमाणु घर में तेजी से काम कर रहा है और वो बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम को 20% तक तैयार कर चुका है। यानी वो बम लायक यूरेनियम तैयार करने से सिर्फ एक कदम ही दूर है। दावा है कि अगर यही रफ्तार रही तो ईरान इसी साल परमाणु ताकत बन जाएगा। ये रिपोर्ट ऐसे मौके पर सामने आई है जबकि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में ईरान के जल्द ही परमाणु बम बना लेने के दावे से अमेरिका और उसके साथी इजराइल के होश उड़ चुके हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों जानते हैं कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो इस इलाके में तबाही रोके नहीं रुकेगी। अरबाज खान, सोहेल खान और उनके बेटे पर एफआईआर दर्ज की गई है। एक्टर अरबाज खान, सोहेल खान और उनके बेटे निर्वाण खान के खिलाफ बीएमसी ने कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने पर एफआईआर दर्ज करवाई है। दुबई से मुंबई लौटने पर तीनों होटल में क्वारंटीन होने के बजाय सीधे घर चले गए थे। मुंबई के मलाड इलाके में लड़की की गोली मारकर हत्या करने के बाद लड़के ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे की वजह मालगाड़ी की तेज रफ्तार में होने को बताया जा रहा है, जिस वजह से मालगाड़ी के सभी डिब्बे पटरी से उतर गए। यूपी के हमीरपुर में खाने का पैसा मांगने पर कुछ पुलिसकर्मियों ने शराब के नशे में ढाबे के मालिक को पहले पीटा और फिर जमकर तोड़फोड़ की। हरियाणा के पानीपत में मामूली कहासुनी के बाद महिला ने पड़ोसी और उसकी 5 साल की बच्ची पर खौलता हुआ गर्म पानी डाल दिया। आज यूपी के सभी 75 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। ब्रिटेन में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच पीएम बोरिस जॉनसन ने फिर से लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। खबर है कि जल्द ही रेलवे का नया टाइम टेबल कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। न्यूज 18 की चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि रेलवे के नए टाइम टेबल को बनाने में आईआईटी मुंबई की मदद ली गई, जिसे इस तरह से तैयार किया गया है कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की स्पीड 5% तक बढ़ने वाली है, जबकि मालगाड़ियों की रफ्तार में भी 16% का इजाफा होने वाला है। इतना ही नहीं, मरम्मत के काम के लिए ट्रेनों को रोकने से बचने पर भी जोर होगा, ताकि ट्रेनों की लेट लतीफी पर रोक लग सके। सूत्रों के मुताबिक रेलवे करीब 7000 गैर जरूरी स्टॉपेज को भी खत्म कर सकता है, जबकि अक्सर लेट चलने वाली और कम मांग वाली करीब 700 ट्रेनों को भी रेलवे बंद कर सकता है। रेलवे को उम्मीद है कि नए टाइम टेबल में इन बदलावों से उसे बड़ा फायदा होगा। रेलवे ने इस आपदा को अवसर में तब्दील कर आईआईटी मुंबई की मदद से एक टाइम टेबल तैयार जरूर कर लिया है, जो कई मायनों में खास है। किसान संगठनों और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत खत्म हो गई और अब नजरें 8 जनवरी को होने वाली अगली बैठक पर टिकी हैं। उस दिन दोपहर 2 बजे एक बार फिर दोनों पक्ष साथ बैठेंगे और कृषि सुधार कानूनों पर आम सहमति बनाने पर चर्चा करेंगे। इससे पहले नए साल में हुई 8वें दौर की बातचीत में भी बात नहीं बनी, क्योंकि किसान संगठन तीनों कृषि सुधार कानून वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। बैठक से पहले ही किसानों के रुख से साफ था कि नए साल में हो रही 8वें दौर की बैठक में सरकार और किसानों के बीच सहमति बनना मुश्किल है। जबकि हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने किसान नेताओं के साथ मिलकर समस्या को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सुई तीनों कृषि सुधार कानून वापस लेने की मांग पर अटक गई। आज बात क्यों नहीं बनी? कोई भी एक कदम भी आप लोग आगे नहीं बढ़े। एमएसपी पे बात हो सकती थी। हम अपने जो फैसले, जो हमारी मांगे हैं, उन पर दृढ़ हैं। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री को सब कुछ ठीक होने का भरोसा है। यही वजह रही कि मुलाकात खत्म होने के बाद उन्होंने 8 जनवरी को होने वाली बैठक के अच्छे नतीजे सामने आने की उम्मीद जताई। जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि कोई भी फैसला देश भर के किसानों की मर्जी से ही होगा। सरकार को जब कोई निर्णय करना है तो निश्चित रूप से सारे देश को ध्यान में रखकर ही निर्णय करेगी। खबर है कि बैठक की शुरुआत एमएसपी के मुद्दे से हुई, लेकिन किसानों ने पहले कृषि सुधार कानूनों पर चर्चा करने की मांग की।
और कहा कि उन्हें वापस लिए बिना बात नहीं बनेगी, जबकि सरकार कृषि सुधार कानूनों में संशोधन तक ही गई, क्योंकि वो चाहती है कि किसान संगठन कृषि सुधार कानूनों के एक एक क्लॉज पर चर्चा करे और जिन पर उन्हें आपत्ति होगी सरकार उनमें संशोधन करने पर विचार कर सकती है। लेकिन किसान कृषि सुधार कानूनों की वापसी से कम पर मानने को तैयार नहीं है, जिसके बाद सरकार ने देश भर के किसानों की राय को भी अहम बताया, क्योंकि दिल्ली की सीमा पर आंदोलन करने वाले किसान कुछ राज्यों के ही हैं और सरकार के मुताबिक देश के बहुत सारे किसान इन कानूनों के समर्थन में हैं। कोरोना की वैक्सीन पर सियासी घमासान जारी है। कोरोना वैक्सीन पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। एक दिन पहले कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने का ऐलान करने वाले अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर एक बार फिर बीजेपी को घेरा। सवाल भारतीय जनता पार्टी पर है, गरीब को फ्री कब मिलेगा? जिसके बाद वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को बीजेपी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत में जो मेहनत होती है उसको नकारने का एक इनका प्रयास होता है। इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली श्रीलंका में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक दिन पहले श्रीलंका पहुंचने पर उनकी एयरपोर्ट में ही कोरोना जांच की गई थी। अब मोइन अली 10 दिनों के लिए सभी से अलग रहेंगे। इसी महीने 14 तारीख से टेस्ट सीरीज शुरू होगी, जिसमें उनके खेलने पर अब सस्पेंस बन गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आरएसएस की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अहमदाबाद पहुंच गए। आरएसएस की ये बैठक 3 दिन तक चलेगी, जिसमें बीजेपी और आरएसएस के बीच काम करने के तरीके पर चर्चा की जाएगी। कोरोना की वजह से कई महीनों से बंद पटना हाईकोर्ट में शर्तों के साथ कामकाज शुरू हो गया। फिलहाल 15 जनवरी तक हाईकोर्ट खोलने का फैसला लिया गया है। हालांकि पिछले कई महीनों से जरूरी मामलों की सुनवाई वर्चुअल तरीके से जारी है। पटना हाई कोर्ट भी खुल गया है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं हाई कोर्ट के गेट पर पुलिस की तैनाती है। हाई कोर्ट के खुलते ही वहां चहल पहल शुरू हो गई और वकीलों ने भी खुशी का इजहार किया। सीमित तरीके से ही खुला है, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे होगा आगे बढ़ेगा। ब्रिटेन में कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए पीएम बोरिस जॉनसन ने फिर लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। ब्रिटेन सरकार ने यह कदम वहां तेजी से फैल रहे कोरोना के नए प्रकार को रोकने के लिए उठाया। पीएम बोरिस जॉनसन ने कोरोना के नए रूप के बढ़ते मामलों को देखते हुए ब्रिटेन में फरवरी के दूसरे हफ्ते तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कोरोना के नए प्रकार को पहले से ज्यादा खतरनाक बताया और लोगों से घरों में रहने की अपील की। Our scientists have confirmed this new variant is between 50 and 70% more transmissible. That means you're much more likely to catch the virus. In England, we must therefore go into a national lockdown which is tough enough to contain this variant. That means the government is once again instructing you to stay at home. 200 से ज्यादा रिटायर हो चुके अधिकारियों ने लव जिहाद से जुड़े यूपी सरकार के कानून का समर्थन किया। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि 200 से ज्यादा पूर्व न्यायाधीशों, आर्मी अफसरों समेत पूर्व कुलपतियों ने 3 पन्ने की चिट्ठी लिखकर लव जिहाद से जुड़े कानून पर यूपी की योगी सरकार का समर्थन किया और उन 104 रिटायर्ड अधिकारियों की आलोचना की जिन्होंने इस कानून का विरोध किया था। इस चिट्ठी में 2 टूक लिखा गया कि यह कानून किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है और सभी धर्मों पर लागू होता है, जिसका मकसद गैर कानूनी तरीके से होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना। बंगाल दौरे पर ओवैसी की मुस्लिम धर्मगुरु से मुलाकात पर सियासी पारा चढ़ गया। बंगाल दौरे पर पहुंचे एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात पर सियासी पारा चढ़ गया, क्योंकि माना जाता है कि राज्य की फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की ममता को मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका थी। बंगाल में एमआईएम पार्टी अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ काम करेगी, उनके पीछे रह काम करेगी। लेकिन टीएमसी ने बंगाल के मुस्लिम समुदाय पर भरोसा जताते हुए इस मुलाकात पर बेफिक्री दिखाई। मेरा नहीं लगता कि वो खास थ्रेट है तृणमूल कांग्रेस के। मुंबई के कोरोना सेंटरों को अब कोरोना वैक्सीन सेंटर में बदला जाएगा। इनमें लोगों को कोरोना का टीका लगाने का इंतजाम होगा। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना केस बढ़ने के दौरान इन सेंटरों को बनाया गया था, लेकिन अब मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद इन्हें नए तरीके से इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया है। करीबन 50,000 लोगों को हम एक दिन में वैक्सीन लगा पाएंगे, ऐसी हमने तैयारी कर ली है। शाकिब अल हसन की 15 महीने बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम में वापसी हो गई। बांग्लादेश को इसी महीने वेस्टइंडीज के साथ अपनी मेजबानी में वनडे और टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसके 24 संभावितों में शाकिब को भी जगह दी गई है। शाकिब से कुछ सट्टेबाजों ने फिक्सिंग के लिए संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी थी। इसके बाद उन पर बैन लगा दिया गया था।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर गोलाबारी की। पाकिस्तान की इस गोलाबारी का सुरक्षा बल ने भी करारा जवाब दिया। बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग की पूछताछ के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने दावा किया कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और वो उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमेशा मैंने झेला है जो भी उनके इश्यूज हैं, पर मैं तो हमेशा यहाँ हूँ और मैं आंसर करूंगा, चाहे कोई भी एजेंसी आ जाए, मैं आंसर करने के लिए रेडी। 2004 से अभी तक वही चल रहा है। अच्छा आपने ये कैसे किया, वो कैसे किया, ये सारी क्वेरीज हैं, वो पूछते रहेंगे, मैं जवाब देता रहूंगा, क्योंकि कुछ छुपाने की जरूरत है नहीं। व्हाइट हाउस की रेस में अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन से बुरी तरह हार चुके डोनाल्ड ट्रंप की एक चौंकाने वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई। News18.com की रिपोर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया के एक सीनियर चुनाव अधिकारी को फोन करके चुनावी नतीजे बदलने के लिए दबाव डाला था, जिसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई। इस रिकॉर्डिंग में ट्रंप उस अधिकारी को 11,780 वोटों का इंतजाम करने को कह रहे हैं ताकि वो वहां अपनी हार को जीत में बदल सके। यही नहीं, वो बात नहीं मानने पर उस अधिकारी को अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए भी सुनाई दी। हालांकि उस अधिकारी ने दबाव में आए बिना ट्रंप की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। कुर्सी के लिए ट्रंप के इस हथकंडे पर अमेरिका की सियासत में बखेड़ा शुरू हो गया और उन पर कानूनी कार्रवाई की भी मांग उठने लगी। All I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have. झारखंड की राजधानी रांची में बीच सड़क पर हंगामा कर रहे कुछ लोगों ने सीएम हेमंत सोरेन के काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया। आरोप है कि 2 दिन पहले वहां एक लड़की की गला काटकर हत्या कर दी गई थी, साथ ही उसके रेप की आशंका भी जताई गई थी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने रास्ता जैम कर बवाल मचाना शुरू कर दिया। गुस्साई भीड़ सड़क पर तोड़फोड़ करने लगी। वहां लगे बैरिकेड को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। जिस रास्ते पर ये सब हुआ, वहीं से राज्य के सीएम हेमंत सोरेन का काफिला गुजरने वाला था, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों ने काफिले को आगे बढ़ने की जगह नहीं दी, जिसके बाद सीएम को दूसरे रास्ते से होकर जाना पड़ा। इसके पीछे जो भी लोग थे उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना को हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विरोधियों की साजिश करार दिया। ये जो घटना है ये असामान्य घटना है और ये बड़ा सुनियोजित ढंग से साजिश कर रही है। आरोप है कि इस हंगामे के समय पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बीते 2 दिन में भारी बर्फबारी हुई, जिसने वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बर्फबारी के सितम की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर कश्मीर के बारामूला से सामने आई, जहां भारी बर्फबारी के बीच कुछ लोगों ने 12 किलोमीटर पैदल चलकर एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से वहां के सारे रास्ते बंद हो गए और एम्बुलेंस भी उस इलाके तक नहीं पहुंच सकी। किसी तरह लोगों ने उस महिला को अस्पताल तो पहुंचा दिया, लेकिन बर्फबारी के बाद पैदा हुए हालात के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पहले वादे कर देते हैं हम भाई ये करेंगे वो करेंगे, या वोट ले लिया, बाद में कोई भी नहीं आता है। बारामूला की तरह श्रीनगर में भी काफी बर्फ गिरी। रात भर हुई बर्फबारी सुबह थमी तो दिन के वक्त फिर से बर्फ गिरनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में श्रीनगर की सड़कें, दुकानें और मकान सफेद चादर से ढक गए। बर्फ भी इतनी तेजी से गिरी कि थोड़ी ही देर में सड़कों के किनारे आधा फीट मोटी बर्फ की परत जम गई। हम बहुत लकी थे कि हम लोगों के आने के बाद यहाँ इतना अच्छा बर्फबारी हुआ। इससे पहले सुबह से ही श्रीनगर की नगर पालिका ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया था। नगर पालिका के कई कर्मचारी कड़कड़ाती ठंड में बर्फ को हटाने के काम में जुटे रहे। जिन सड़कों पर 2 से 3 फीट तक बर्फ जमी थी, वहां मशीनों की मदद से सड़कों को साफ किया गया। हरियाणा के फरीदाबाद से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया। वहां टोल प्लाजा के बूथ को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें टक्कर के बाद बूथ ढहता दिखाई दिया। सामान से लदा वो ट्रक उसके बेहद पास था और इसी वजह से जब वो आगे बढ़ा तो उसने उसे टक्कर मारी। लेकिन ये टक्कर बूथ के अंदर मौजूद टोल कर्मचारी के लिए बेहद जोरदार रही। अंदर से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वहां भूकंप आया हो। वहां रखा सारा सामान हिलते हुए गिरता दिखा। कर्मचारी ने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया, लेकिन इससे कुछ चोटें आई। गुजरात के गांधीनगर में लोक रक्षक दल भर्ती मामले में धरने पर बैठे कई युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वो सभी भर्ती में पुरुषों की सीटें बढ़ाने की मांग पर एक पार्क में धरना दे रहे थे, जिन्हें पहले तो पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्होंने उन्हें जबरदस्ती हटाना शुरू कर दिया।
सामने आए एक वीडियो में पुलिस किसी कैंडिडेट को घसीटती दिखी तो किसी की टांगे पकड़कर वहां से ले जाती नजर आई। ये देख वो सभी एक दूसरे से कसकर लिपट गए ताकि पुलिस उन्हें अलग न कर सके। पुलिस को उनकी पकड़ ढीली करने में खूब पसीना बहाना पड़ा, लेकिन एक एक कर उन्होंने उन सभी को वहां से हटाकर पार्क खाली करा लिया। इससे पहले वो सभी वहां बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना देते नजर आए। इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी बखूबी ध्यान रखा। युवकों ने आरोप लगाया कि वो 1 साल से लोक रक्षक दल की भर्ती में पुरुषों की सीटें बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार के कानों पर तो जैसे जूं ही नहीं रहेंगी। इसके बाद वो प्रदर्शन पर उतर आए। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से दिल्ली में बारिश का दौर अभी जारी रह सकता है। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि आज भी दिल्ली में भारी बारिश होने का अनुमान है। कल भी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में घंटों तक बारिश होती रही। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार से बारिश का दौर थम जाएगा, लेकिन घना कोहरा लोगों की मुश्किल बढ़ा सकता है। 6 से 8 जनवरी तक घने कोहरे का दौर जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की भाषा में घना कोहरा तब कहा जाता है जब विजिबिलिटी 50 मीटर से 200 मीटर के बीच हो। घना कोहरा शुरू होने के बाद तापमान में भी गिरावट आएगी और दिल्ली का न्यूनतम तापमान जो अभी 11 डिग्री पर बना हुआ है वो गिरकर 6 डिग्री तक पहुंच सकता है। 9 जनवरी से दिल्ली के लोगों को ठंड कम होने की वजह से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन हल्का कोहरा बना रह सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में कल भारतीय झंडा शान से लगाया गया। इसी के साथ भारत 2 साल के लिए यूएनएससी में अस्थायी मेंबर बन गया। भारत का झंडा 5 नए अस्थायी मेंबर देशों के झंडों के साथ एक खास समारोह में यूएनएससी के गलियारे में लगाया गया। भारत के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नॉर्वे, कीनिया, आयरलैंड और मैक्सिको अस्थायी मेंबर बने हैं। ये सभी देश अस्थायी मेंबरों एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विसेंट और ग्रेनाडा, ट्यूनीशिया, वियतनाम और 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ इस परिषद का हिस्सा होंगे। भारत अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा, फिर 2022 में 1 महीने के लिए परिषद की अध्यक्षता करेगा। We will use our tenure to bring human-centric and inclusive solutions to matters of international peace and security. India will be a voice for the developing world. We will not shy away from raising our voice against the common enemies of humanity like terrorism. केंद्र सरकार